स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर कहा जाए अगर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। चलिए मित्र, शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन क्लास को। इसमें हम जीके के साथ साइंस के भी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चांदी का सिक्का टका जो है ये किसने चलाया था? देखो, चांदी का सिक्का टका जो है मेरे प्यारे भाई ये किसने चलाया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, गुलाम वंश के शासक थे, गुलाम वंश के शासक थे इल्तुतमिश। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का जो है ये टका चलाया था। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश द्वारा चलवाया गया चांदी के सिक्के को क्या कहते थे, तो आप क्या कहेंगे? टका कहा जाता था। आपसे अगर ये पूछा जाता है इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे, तो उसे कहते थे जीतल। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि जीतल किसने चलवाया था तो इल्तुतमिश ने ही। टका किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश किस वंश के शासक थे? तो ये गुलाम वंश के शासक थे। इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि भी दी गई है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सुल्तान ए आजम की उपाधि जो है ये किसे दी गई है? इल्तुतमिश को दी गई है। मेरे प्यारे भाई मित्र ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बदायूं का जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो वो भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था। ठीक है, तो 3-4 फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? अब देखो, अमृतसर की आधारशिला, देखिए सिख समुदाय के जो चौथे गुरु थे, क्या नाम था उनका? बताएंगे? मैंने इतना भी हिंट आपको दे दिया है। पहले तो थे गाइस गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख समुदाय या फिर सिख साम्राज्य की स्थापना की। और ये जो गाइस अमृतसर शहर की आधारशिला रखने वाले थे वो कौन थे, ये पूछा गया है आपसे। सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। महात्मा गांधी, भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? देखो, भारत में महात्मा गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह है जिसे आप चंपारण सत्याग्रह कहते हो, चंपारण सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। मेरे प्यारे भाई ये शुरू कब हुआ था अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा 1917 में। महात्मा गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है ये कब शुरू हुआ था? बताएंगे? 1917 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? फिर से एक बार सुनिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? देखो, ये जो है ये कौन सा अनुच्छेद है ये पूछा गया है आपसे, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद जो है ये कौन सा पूछा गया है ना, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। मेरे प्यारे भाई हमसे पूछा गया कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 14। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। मेरे प्यारे भाई जो अनुच्छेद 17 है ये अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता के अंत यानी कि अनटचेबिलिटी से संबंधित है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे ये बहुत पूछा जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 14। अगला, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? बताएंगे? प्रत्यक्ष या फिर राष्ट्रपति का या तानाशाही या फिर प्रतिनिधियों का? देखो, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रतिनिधियों का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? अब जैसा आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि आर्टिकल नंबर कौन सा है? 61 है। आर्टिकल नंबर 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। मेरे प्यारे भाई मित्र, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति हैं ये किस अनुच्छेद के तहत किसी को भी क्षमादान करने की शक्ति है, ये मतलब किसी को भी क्षमा कर सकते हैं, तो आर्टिकल 72। हमसे पूछा गया है कि उनके पद से कौन हटा सकता है, तो संसद के पद से उनको हटा सकती है। आर्टिकल नंबर 61 उनके भी महाभियोग का आरोप लगा करके। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट राइट होगा।
लोकसभा की बैठक में आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप जानते हैं मेहनत जी जान शिद्दत जो कुछ भी है हम आपके लिए लगा रहे हैं। इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, अब आप इतने समझदार हो गए हैं कि आप अपनी फ़र्ज़ को समझ पाएँ। तो मेरे प्यारे भाई, अगर हम आपके लिए अपना कीमती समय खर्च करते हैं, किसी तरीके से आपके लिए कीमती समय आपका निकाल करके आपको इतनी बेहतरीन लाजवाब क्लासेस देते हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप कम से कम लाइक तो कर ही दिया करें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार दिल की गहराई से क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे, क्लासेस आपको मिलती रहे। बताएंगे लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए। देखिए ये जो है ये आर्टिकल 100 के अनुसार है और ये कितने होने चाहिए तो गाइस कुल सदस्यता का 10वां भाग होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किस आर्टिकल के तहत है तो आर्टिकल नंबर 100 के तहत है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, वीडियो में और आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को बता दें कि 5000 प्लस इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है। स्पेशल आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है, 60% का डिस्काउंट है। अगर आप अभी परचेज करते हैं तो मात्र 39 रुपये में आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, इस ई बुक को परचेज करने के लिए आपको UPI ID पूजा BCIT05@OKSBI पे मात्र 39 रुपये पेमेंट करना है, या फिर आप व्हाट्सअप नंबर 8948667652 पे व्हाट्सअप करके यहाँ से भी ई बुक को परचेज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से सुनिए, 8948667652 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक्स जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ई बुक आपकी इमेज एंड कलरफुल है। मेरे प्यारे भाई, यह ई बुक आपके यूपी पुलिस के कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। ये आपके यूपी पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहें तो इसे मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। एक बार फिर से व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो खरीद लें, 60% का डिस्काउंट चल रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई आप सभी के सामने, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है। अब देखो, भारत के आधे हिस्से में से होकर गुजरती है वो कौन सी रेखा है। ये मेरे प्यारे भाई है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो है ये भारत के आधे हिस्से से होकर के गुजरती है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो मेरे प्यारे भाई मित्र ध्यान रखिएगा, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। अब पूछा जाए कि किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है तो एक ट्रिक आप याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। ये वायरल ट्रिक है मेरे प्यारे भाई, फिलहाल आप जानते होंगे, फिर से एक बार बता देते हैं, मित्र पर गमछा झार। एक बार मैं गाइस पूरे जितने भी राज्य उन सभी का नाम बोल रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा कि मिजोरम, फिर ध्यान रखिएगा त्रिपुरा, मित्र पर यानी कि प मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र मतलब हो जाएगा राजस्थान, तो मित्र पर। फिर ग मतलब हो जाएगा गुजरात, म मतलब हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ मतलब हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झार यानी कि झ से झारखंड और र से राजस्थान। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जो है ये गुजरती है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य में पूछा गया है, वो हो जाएगा मेघालय। मेघालय के चेरापूंजी में जो है ना मासिन राम, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, विश्व में सबसे ज़्यादा होती है। अब मेरे प्यारे भाई आप वैसे भी थोड़ा सा अगर ट्रिक लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आसानी से बता सकते हैं। मेघालय, मेघालय यानी कि मेघ का आलय, कहने का मतलब है कि बादलों का घर। तो मेरे प्यारे भाई मेघालय हो गया ना, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, मेघालय में होती है। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। अगला, भारत में कर्मचारी हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है। जो कर्मचारी हैं इनके महंगाई भत्ता, जिस दिन आप कर्मचारी हो जाओगे ना, सिलेक्शन हो जाएगा, महंगाई भत्ता जो तय करेगा उसका आधार क्या है। राष्ट्रीय आय या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, रहन सहन का स्तर या मुद्रास्फीति की दर, क्या है। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जो महंगाई भत्ता तय करने का अधिकार मतलब आधार है, ये क्या है, ये जानते हो क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आवाज़ की माप का मात्रक क्या। अब आवाज़ की माप का अब कहने का मतलब है क्या, ध्वनि का कितना। देखो थोड़ा सा घुमाया गया है क्वेश्चन कि आप घूम जाओ, लेकिन ना
घूमने वाले कहाँ हो, पढ़े हो ना। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है, वो है डेसिबल, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे डेसिबल। हाइटज जो है मेरे प्यारे भाई ये फ्रीक्वेंसी का है, आवृत्ति का है, ओके। प्रोटॉन का द्रव्यमान डैश का द्रव्यमान एक समान होता है, मतलब कहने का कि प्रोटॉन और किसका द्रव्यमान एक समान होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका द्रव्यमान जो है मेरे प्यारे भाई बिल्कुल सेम होता है, समान होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला नेक्स्ट, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। देखिए कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। कवक के अध्ययन को, यानी कि जो गाइस फंक्स होते हैं ना, इनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी, 75। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अर्नेस्ट हेकल ने। किसने की थी, अर्नेस्ट हेकल ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इकोलॉजी शब्द की रचना अर्नेस्ट हेकल ने की थी। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। देखिए मेरे प्यारे भाई दंपा टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पे है, मिजोरम, ठीक है। कहाँ पे है, मिजोरम में है। दम लगाओ जोर लगाओ, दम लगाओ जोर लगाओ, यानी कि दंपा जो है ये कहाँ पे है, मिजोरम में है। तो दंपा मिजोरम में, दम लगाओ या फिर कहा जाए जोर लगाओ, बात एक ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम। हाँ समझिए, असम में गाइस कहा जाए तो असम का सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा भले ही टाइम लगेगा बट कोई बात नहीं। काजीरंगा जो है कहाँ पे है, असम में। कर्नाटक का मेरे प्यारे भाई अगर आपसे पूछा जाता है तो कर्नाटक का एक प्रसिद्ध है बांदीपुर नेशनल पार्क। कर्नाटक का एक है बांदीपुर, ठीक है, बांदीपुर। और उड़ीसा का कहें तो गाइस उड़ीसा का एक याद रखिएगा सिमलीपाल, और एक है क्या नाम है, सतकोशिया ऐसा कुछ है, सतकोशिया नेशनल पार्क। तो ये हो जाएगा उड़ीसा का, ओके। सूचना का अधिकार जो है ये कब लागू हुआ था। अब देखो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, तो समझिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 अक्टूबर 2005 को। मेरे प्यारे भाई 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार जो है ये लागू हुआ था। हाँ ध्यान रखिएगा, जब ये सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था तो उस समय जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी। तो मेरे प्यारे भाई वहाँ पे लागू नहीं हो पाया। तो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके जो यहाँ पे 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ सूचना का अधिकार, ये जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी राज्य में लगा। और जम्मू कश्मीर में कब लगा, या फिर जम्मू कश्मीर को लेकर के फिर से मतलब जो लगा ये कब लगा, तो ये 20 मार्च 2009 को लगा। कब लगा, 20 मार्च 2009। कब लगा, 20 मार्च 2009, ओके। अगला, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि जांच के दौरान अगर हम झूठ पकड़ने की कोशिश करें तो हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, या पॉलीग्राफ टेस्ट, या फिर ऑप्शन डी। अब देखिए मेरे प्यारे भाई इसमें झूठ पकड़ने के लिए हम नार्को टेस्ट का भी प्रयोग करते हैं, ब्रेन मैपिंग का भी टेस्ट का प्रयोग करते हैं, पॉलीग्राफ का तो करते ही करते हैं। कभी कभी केवल और केवल पॉलीग्राफ ही दिया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नार्को टेस्ट का भी उपयोग किया जाता है, ब्रेन मैपिंग का भी किया जाता है, और पॉलीग्राफ टेस्ट का भी उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चारुकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है। अब देखो जल्दी जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 79 नंबर क्वेश्चन है। देखिए चारुकुला जो है मेरे प्यारे भाई ये ब्रजभूमि के क्षेत्रों में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन बी ब्रजभूमि बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला देखो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। अब देखो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि इस जो यहाँ पे 4 जिले दिए गए हैं, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर और मिर्जापुर और सोनभद्र, इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, इससे छोटा, इस तरीके से आपको बताना है।
अब इसमें देखा जाए मेरे प्यारे भाई तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है ये किसका है, हमसे ये पूछा गया है। समझिएगा, थोड़ा सा कठिन आपको लग रहा होगा लेकिन ईजी बहुत है, बहुत ईजी है। देखो सबसे बड़ा गाइस इसमें अगर इस ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद बाराबंकी, उसके बाद मिर्ज़ापुर, उसके बाद सोनभद्र। गौतम बुद्ध नगर का कितना क्षेत्रफल है अगर ये पूछा जाता है आपसे तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर का है 1442 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बाराबंकी का कितना है अगर आपसे ये पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा ये है 4402। हालांकि बहुत ही कम चांस है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने के, जैसे पूछा गया है इसी तरीके से पूछा जाएगा। मिर्ज़ापुर का तो 4521, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, और सोनभद्र का तो 6788 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बताएंगे? सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा, समझ गए ना? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। अब मेरे प्यारे भाई समझिएगा, इसमें हमसे पूछा गया कि सही अनुक्रम क्या है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि, तो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले गाइस, अब कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे आपके क्या नाम है, अरे मतलब साइंस को। ठीक है, सहायक परिचालक यानी असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए है। चलिए शुरू करते हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, लेकिन उससे पहले निवेदन है, मेहनत अच्छी लग रही है आपके लिए, कर रहे हैं मेहनत, जिम्मेदारी आपकी बनती है, फर्ज आपका है, कम से कम लाइक तो कर ही दिया करो। तो लाइक करो एक बार, सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे। मेहनत जी जान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं, इतनी तो फर्ज आपकी बनती है कि कम से कम आप लाइक तो कर ही सकते हो। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन की माप किसके उपयोग करके करते हैं, मतलब जो प्रदीप्ति है इसका उपयोग हम क्या करते हैं, किसका माप करने के लिए। 41 नंबर क्वेश्चन है, समझिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। अब इसमें देखिए मेरे प्यारे भाई लक्स मीटर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। अब इसमें देख लीजिए एक बार आप स्ट्रेबोस्कोप का जो प्रयोग है ये हम आवर्ती गति से, जो गाइस आवर्ती गति से मतलब वस्तुएं घूम रही हैं, उन वस्तुओं के चाल को हम स्ट्रेबोस्कोप से मापते हैं। पीएच मीटर आप जानते ही हैं, मतलब प्रकृति पता करने के लिए होता है, यानी कि अम्लीय है या क्षारीय है, इसका प्रयोग करने के लिए। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष मेरे प्यारे भाई, प्रकाश वर्ष बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है, ये हो जाएगा दूरी को। एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर आपसे पूछा जाता है कितना होता है तो याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष में लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। अब समझिएगा 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर, ये है किलोमीटर में। अगर आपसे कहा जाता है मीटर में तो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, 3 बढ़ जाएगा है ना, 1000 होता है। तो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर या फिर 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर, बात एक ही है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा मान, इसीलिए बताया है। गिरते हुए नारियल में ऊर्जा होगी, कैसी ऊर्जा होगी। अब कहा गया गिरता हुआ नारियल, कहने का मतलब क्या है, गिरता हुआ नारियल, गिरता हुआ आम या फिर उड़ता हुआ जहाज, इसमें ऊर्जा कैसी होती है, मतलब ये एक तरीके से गति में है। गिरता हुआ नारियल कैसा है, गति में है। जब तक वो गिरेगा नहीं तब तक तो गति में है ही, जब वो पृथ्वी पे गिर जाएगा तब वो स्थितिज हो जाएगा। हमसे पूछा गया कैसी ऊर्जा होगी गिरते हुए नारियल में, तो होगी गतिज ऊर्जा। कैसी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है मेरे प्यारे भाई, इसको आप ध्यान रखेंगे, 1/2 mv² होगा। यह आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। फिडेलिटी रेडियो रिसीवर का डैश पुनरुत्पादित करने की क्षमता है, क्या पुनरुत्पादित करने की क्षमता है, समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देंगे, मौलिक आवृत्ति और हार्मोनिक आवृत्ति दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। है आपके सामने एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय विभव को किसके रूप में मापा जाता है। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय विभव, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय विभव को हम किससे मापते हैं, ये मापते हैं हम एमएमएफ से। राइट होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, शॉर्टकट भाषा लिखी गई। प्रसारण के समय रेडियो तरंग का पथ किस पर आधारित होता है,
प्रसारण के समय रेडियो तरंग का जो पथ है ये किस पर आधारित होता है, बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा संचालन के प्रकार, उपयोग किए गए एंटीना के प्रकार, उपयोग की गई फ्रीक्वेंसी पर, सब पर निर्भर करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है? अब देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग और निर्वात में प्रकाश का वेग लगभग सेम होता है, ठीक है, समझिएगा फिर से मेरे प्यारे भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग और प्रकाश में, निर्वात में प्रकाश का वेग सेम होता है लगभग। तो मेरे प्यारे भाई कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूंगा इस आपके लिए कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हो सकता है कि 2-3 दिन आपकी क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब रहें, क्योंकि आप जानते हैं कि आज हो सकता है कि आपके यहाँ आई हो या नहीं, हमारे यहाँ आंधी तूफान बहुत तेज़ी से रहा, इस वजह से खंभे वगैरह टूट गए हैं। तो हो सकता है कि 2-3 दिन लाइट की समस्या रहे, तो थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं, डिस्टर्ब हो जाएं। फिलहाल मैं कोशिश करूँगा किसी तरीके से आपकी क्लासेस अपलोड करने की, लाइव करने की, लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो माफ़ कीजिएगा। इसीलिए मैंने अभी आपको यहाँ पे दे दिया है सजेशन कि मेरे प्यारे भाई आप नाराज़ ना हों, ठीक है, क्योंकि समस्या हो गई है, आंधी तूफान आया है तो खंभे वगैरह टूट गए हैं, तार जो है ये गिर गए हैं, तो केबल वगैरह भी टूट गई है, तो थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है क्लासेस में, है ना, तो मैनेज कर लीजिएगा। अगला है कि प्रवर्धक का उद्देश्य क्या है? प्रवर्धक यानी जो एम्पलीफायर होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, क्या होता है बताओ? आगत संकेतों की शक्ति या फिर धारा अथवा वोल्टेज को बढ़ावा देना, राइट होगा ए आंसर। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट की माप जो है ये किसके द्वारा की जाती है? अल्टरनेटिंग करंट की जो है इसकी माप, इसका मेजर जो है ये हम किसके द्वारा करते हैं? 50 नंबर क्वेश्चन है। प्रेरण एमीटर द्वारा करते हैं, राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेरण एमीटर द्वारा, ठीक है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन, बताओ। एक जनरेटर रूपांतरित करता है, कहने का मतलब है कि जनरेटर जो है ये किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? 51 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, जनरेटर जो है मेरे प्यारे भाई ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, राइट होगा आपका ए आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। हाँ, अगर पूछा जाता है कि मोटर जो है ये किस तरीके से ऊर्जा का रूपांतरण करता है, तो ये मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, इसका बिल्कुल विपरीत, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फाइबर ऑप्टिक संचार में संचालन का मूल सिद्धांत किस पर आधारित है? मेरे प्यारे भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, बताओ। बहुत बढ़िया, गजब, मजा आ गया। देखिए, फाइबर ऑप्टिक संचार में संचालन का मूल सिद्धांत जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक लटकते हुए कालीन को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उपर्युक्त का उदाहरण है। यानी एक लटकते हुए कालीन को डंडे से पीटने पर उसके धूल के कणों का बाहर निकलना, ये न्यूटन के किस नियम की व्याख्या करता है? या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे एक पेड़ है या फिर कोई आम का पेड़ मान लीजिए, उसमें आपने डंडे मारे और उस आम के पेड़ से जो आम है वो टूटकर नीचे गिरा, ये किसका उदाहरण है? तो मेरे प्यारे भाई, और या फिर सेब वाला, ये सेब वाला तो न्यूटन ने किया ही था, जानते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ये न्यूटन के गति विषयक का कैसा नियम है? कैसा नियम है? बहुत बढ़िया, प्रथम नियम है। इसे ही कहा जाता है जड़त्व का नियम, ठीक है। जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम या फिर न्यूटन का प्रथम नियम, इसे ही कहा जाता है ना। न्यूटन का प्रथम नियम ही कहता है अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, या फिर अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो देखो, ये स्थिर था, कालीन में जो धूल के कण थे ये स्थिर थे, जब उस पर बाह्य बल डंडे से पीटा गया तो क्या हुआ? धूल के कण अलग हो गए। तो ये न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम फॉलो करता है। सवाल है, हल कीजिए। 4-5 नहीं 30-35 सेकंड का समय लो और हल करो। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं। यदि टायर और सड़क के बीच घर्षण का बल 5000 न्यूटन है तो कार को रोकने में
कितना समय लगेगा, बताओ। आप जानते हैं इसमें समय हमसे पूछा गया है, ये होता है Ft=mv, ये फार्मूला होता है Ft मतलब होता है मेरे प्यारे भाई कि बल और समय का गुणनफल बराबर होगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के। बल और समय का गुणनफल बराबर होगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के। हमसे पूछा गया है यहाँ पे क्या, समय, तो समय यानी कि टी को पूछा गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जूम कर लेंगे तो सही नहीं होगा, तो इसे एक बार मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। अब देखिए, मैंने इसे रफ कर दिया है नीचे ताकि मैं आपको समझा सकूँ। इसी समस्या की वजह से आपकी मैथ की क्लासेस नहीं होती हैं। हमारे पास साधन नहीं है कि मैं आपको मैथ की क्लासेस बेहतर दे पाऊँ। गाइस, मोबाइल में क्लासेस नहीं हो पाती हैं मैथ की, रीजनिंग की, केवल जी के हिंदी ही संभव हो पाता है। और ये समाधान कैसे हो पाएगा, आप सभी के सपोर्ट की वजह से। चाहेंगे आप तो आपको बेहतर की क्लासेस मिलती रहेंगी। तो मेरे प्यारे भाई सपोर्ट कीजिए, आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। T=, यहाँ पे फार्मूला आप लगाइए, T=mv/f। मैंने अभी आपको बताया एफ समय और जो आपका है बल, ये गुणनफल होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर। हमसे पूछा गया है समय, T बराबर m यानी द्रव्यमान हमें कितना दिया गया है 1000 किलोग्राम, वेग हमारा दिया गया है 30 मीटर। हमसे पूछा गया है बल हमें दिया गया है 5000 न्यूटन। हमसे पूछा गया समय, बस इसे ही हल करने ना, 1 2 3 1 2 3 कट गया, 5 × 5 5 × 30 यानी कि 6 सेकंड आ गया। कितना इजी सवाल था। अगर आप सोचते कि न्यूमेरिकल है दादा, ये कैसे लगेगा, ये इतना लंबा है, ये ऐसा है वैसा है, तो नहीं लगता। कितना इजी सवाल था, बस कल फार्मूला रखना था। 1000 किलोग्राम क्या हो गया आपका मास यानी द्रव्यमान, वेग आपका हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड। सब कुछ मुझे सेकंड में ही दिया गया था। बल हमें दिया गया 5000 न्यूटन, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 × 30 यानी 6 सेकंड का समय आ गया। कितना इजी सवाल था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 सेकंड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कैसा होगा। जो पृथ्वी का केंद्र है, इस पे किसी भी पिंड का भार कैसा होगा, शून्य होगा, बिल्कुल शून्य होगा। ए आंसर आपका राइट होगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 56 नंबर सवाल है, जल्दी से बताएंगे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये हो जाएगा बैटरी। सही आंसर क्या हो जाएगा, बैटरी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, शायद है, हाँ सवाल है, 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति कितनी होगी। हमसे शक्ति पूछा गया है, हमसे ऊर्जा पूछी गई है। पोटेंशियल एनर्जी यानी P= होता है mgh। क्या होता है, फिर से समझिएगा, बहुत इजी सवाल है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। mgh, शक्ति बराबर हो जाएगा mgh/T, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पे m हमें दिया गया है कितना, 80 किलोग्राम, g हमें दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड, h हमें दिया गया है 40 मीटर, समय हमें दिया गया है 50 सेकंड। बस सबका मान रख देना है और सवाल को हल कर लेना है। तो मैं आपको फिर से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसको समझिए मेरे प्यारे भाई, m का मान हमें दिया गया है 80 गुणे, g का मान हमें दिया गया है 40। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें g का मान और h का मान हमें दिया गया है 40 और g का मान हमें दिया गया है 10। ठीक है, हमें t का मान दिया गया है 50। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 × 5 5 × 40, 8 8 64 यानी कि 640। कितना इजी सवाल था, 640 वाट आ गया, या फिर कहा जाए 640 जूल प्रति सेकंड। बात एक ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड या वाट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला, ये भी सवाल है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, 8 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड या 8 मीटर सेकंड इनवर्स, बात एक ही है, के एक समान वेग से गति कर रही है। इस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। फिर वही सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बिल्कुल वही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैंने आपको पहले बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। मैंने कहा था ना, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये यहाँ पे आपका फार्मूला फॉलो करेगा। 1/2 mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। हमसे काइनेटिक एनर्जी ही पूछा गया है, हम लिखेंगे 1/2। मैं आपको थोड़ा सा रफ करके समझाता हूँ। 1/2 गुणे m हमें दिया गया है 15 किलोग्राम। ठीक है, v हमें दिया गया है 8, फिर से स्क्वायर है ना तो 8, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला का प्रयोग हो रहा है 1/2 mv² फार्मूला का। ठीक है,
2 से कट जाएगा 2 चौके 8, 15 चौका 60 और 6 ठे 48 यानी कि 480 जूल। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर से एक बार समझ लीजिए, 1/2 गुणे mv² फार्मूला लगा है, 1/2 मैंने वैसे ही रखा, m का मान मुझे 15 दिया गया था, v² यानी 8 का वर्ग यानी 2 बार 8 लिख दिया, 2 से एक बार कैंसिल कर देंगे, 2 चौके 8, 8 चौके 32, 32 को 15 से आप जब गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 480 और ये होता है ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 480 जूल। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ना समझ में आया हो तो, क्योंकि ये कट जाएगा फिर। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है? बताएंगे किसका उपयोग एक सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है। सिलिकॉन का उपयोग होगा, प्लेटिनियम का होगा, जर्मेनियम का होगा, गैलियम का प्रयोग नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी आंसर। आदर्श वोल्ट मापी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? आदर्श वोल्ट मापी का आंतरिक प्रतिरोध जो है ये अनंत होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आपके जीके और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा आपको हमारी मेहनत कैसी लगी। मैंने आपको बता दिया है गाइस कि हो सकता है 2-3 दिन क्लासेस आपकी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रहे, तो उतना मैनेज कीजिएगा। फिलहाल मैं टेलीग्राम पे आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है, और नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। बेहतर लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपना एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लग रही है। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च कर दी गई है आप सभी के लिए। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करते हैं तो मात्र 39 रुपये में आपको यह ई बुक मिल जाएगी। यूपीआई आईडी है या फिर व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इमेज एंड कलरफुल आपकी यह ई बुक है, ठीक है। तो मिलते हैं इसके बाद एक नई वीडियो में। कहीं कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश कीजिएगा फोटो पे गाना जरूर लगे। मिलते हैं दूसरे नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।